जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने बच्चों एक नया सेशन लेकर आए हुए हैं जो कि बेसिकली बेस्ड होगा यूपी ट्रिपल एससी और यूपी ट्रिपल एससी पेट और आर ओ ए आर ओ पर। यह हमारी जीएस की क्लास होगी। इस पर हम लोग जीएस के बारे में चर्चा करेंगे। जीएस की एक सीरीज चलेगी जिस पर हम लोग पहले हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, कौन से प्रश्न कैसे आने की संभावनाएं हैं, कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं और कैसे आ भी सकते हैं। वैसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे पीडीएफ के माध्यम, जैसे कि हम लोग आपने बताया था कि हम पीडीएफ के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे और सारी क्लासें आपको बताएंगे। अगर हमें कुछ ऐसा रहा तो हम आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से भी वहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हम लोग पढ़ाते थे आपको। तो चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूँगा बिना किसी देरी के, आज के मोटिवेशन थॉट के साथ। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे बच्चों तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि कंटेंट यूनिक रहेगा, एथेंटिक कंटेंट रहेगा। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे 90% चांस रहेंगे कि प्रश्न वहीं से बनना चाहिए। 10% हो सकता है प्रश्न थोड़ा सा इधर उधर से आए, बट चांसेस यही रहेंगे कि प्रश्न वहीं से आएगा, क्योंकि मैं सारे टॉपिक को, सारे पॉइंट को कवर अप किया हुआ हूँ। कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो। हर पॉइंट को मैंने शॉर्ट नोट के तरीके तैयार किया हुआ है, शॉर्ट नोट से आपने बनाया हुआ है। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे जो है चैनल पर, टेलीग्राम चैनल हमारा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अभी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के आज की मोटिवेशन थॉट को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशन थॉट इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी बन जाए, बच्चों को स्टार्ट होने से पहले जोश आ जाए कि नहीं हमें क्लास कंप्लीट करनी है। क्योंकि वो उसे ऐसे ना लें कि हमें जो है हमारे ऊपर बोझ है, ना ही हमारे पास क्या है कोई प्रकार का दबाव डाला जा रहा है। आप निश्चिंत होकर क्लास करिए, आप फ्री हैं, पढ़ने के लिए आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। भले कहते हैं कि पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ो बच्चों पढ़ो, लेकिन जो करना चाहिए अपने मन से करना चाहिए, किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। तो आज का मोटिवेशन थॉट ऐसा ही कुछ है। अगर आज मेहनत कर जाएंगे तो कल आपकी ज़िंदगी निखर जाएगी, कल आपका आने वाला जो समय होगा बड़ा ही ब्राइट होने वाला है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है बच्चों तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, आसपास पड़ोसी सबको शेयर करिएगा। अगर इतनी अच्छी लग रही है तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक तो बनता ही है, जो कि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको पता ही होगा गर्मी है, पंखा बंद ही रखता है, क्योंकि इससे जो है आवाज़ आती है, नॉइज़ बाहर के आती है। इससे लगता है कि चलो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी खेल खेलती है उसी के साथ। ज़िंदगी, आप जानते हैं आपके साथ ज़िंदगी कभी सुख है, कभी दुःख है, कभी आप ऊँचा खाली, जैसा भी आप, कोई अच्छा दोस्त, कोई बुरा दोस्त छोड़ के गया, कोई नया आया। तो ज़िंदगी खेलती है भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। आपने देखा होगा अभी एशिया कप हुआ, कितनी बुरी तरह से हमने श्रीलंका को हराया। वहाँ पर सिराज का नाम आया तो बंदे ने 6 विकेट लिए। तो ऐसा नहीं है कि विकेट इसके पहले किसी ने नहीं, कुलदीप यादव ने विकेट लिए। तो जो एक सिलसिला जारी रहता है कि विकेट के ऊपर विकेट लिया, तो जो वही विकेट ले सकता है जो बेहतरीन होगा, जो अपने आप को साबित कर पाया, जिसने हार्ड वर्क किया होगा। बिना हार्ड वर्क किए तो बंदा यहाँ पर पहुंचा नहीं, इतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं। बुमराह जो वहाँ पे अच्छा माना जाता है उसने विकेट नहीं ली, लेकिन अच्छा प्रदर्शन वो भी करते हैं। तो मैं वहीं से बताना चाहता हूँ आपको कि अभी हाल ही में जो घटना हुई, जो हाल ही में हुआ, इतना बड़ा हम लोग पिछले दिनों हम लोग जो है इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। भारत की एक जीत है बहुत बड़ी एशिया कप में, वर्ल्ड कप में भी भारत की जीत होगी। ऐसी हम लोग कामना करेंगे, ऐसा हम चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ी ऐसा ही खेलें और हमारे लिए जो है वर्ल्ड कप का खिताब लेकर आए। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, जो दर्द है सबके एक से हैं। सब कोई कहता है कि नहीं हमारा ये है वो है, सारे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। हौसलों की बात करें, जो हौसलों में बुलंदियाँ होती हैं, जो ताकत होती है, जो कर गुजरने की क्षमता होती है, वो सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई एक बार एग्जाम दिया, अभी एमटीएस का एग्जाम आया, किसी का नहीं हुआ, किसी का कम नंबर आए, बिखर जाता है। कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अभी भी आपके पास मौका, 2024 बहुत ब्राइट होने वाला है, काफ़ी चीज़ बदलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि एक नया चीज़ जुड़ने वाला है यहाँ पे, एक मिनट, एक नई चीज़ यहाँ पे जुड़ने वाली, सीईटी। क्या हो रहा है, चलिए बच्चों, एक नई चीज़ सीईटी जुड़ने वाली है, नया एक पैटर्न आने वाला है। तो ये चीज़ अपने आप पे एक बेहतरीन है, फ्री हो जाएगा। जैसे पेट हम लोग दे देते वैसे सेट हो रहा है। पेट पेट दे के पेट जाते थे और सेट होकर सेट आ जाएंगे, तो सेट ऐसे ही करके होने वाला है। तो ऐसा ही कुछ है। तो मैं आज की क्लास हमारी जो स्टार्ट होगी हिस्ट्री से, लूसेंट आप पढ़ते होंगे बच्चों, लूसेंट तो कहीं कुछ मिलता जुलता स्वरूप रहेगा, उसी से संबंधित है। तो हिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, या हिस्ट्री जब भी बात करते हैं हिस्ट्री, तो कैसी हो सकती है, भारतीय इतिहास हो सकता है, विश्व का इतिहास।
जनरली भारत के इतिहास से बहुत प्रश्न आते हैं, विश्व के इतिहास से एक आध दो प्रश्न आ जाते हैं, कभी कदार नहीं आते हैं। लेकिन जहाँ पर सिलेबस में मेंशन कर दिया जाएगा विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा, तो वहाँ पर भी वर्ल्ड हिस्ट्री हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे जनरली हमको छोटा मोटा प्रश्न आता है कि हिटलर कौन था, हिटलर कहाँ का शासक था, तानाशाह था तो जर्मनी का था, तो कौन था, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था। तो सारे छोटे छोटे प्रश्न जो हम लोग कभी पढ़े हैं 10th-12th में कहानियों के माध्यम से पढ़े हैं, या मान लीजिए अपने जब हम लोग बचपन में पढ़े हैं क्लासों में, तो वहाँ पे हम लोग कहीं नहीं देखे। तो भारतीय इतिहास से जब बात करते हैं तो एक प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और ये आधुनिक इतिहास, 3 इतिहास के बारे में आप लोग एंशिएंट मिडवल मॉडर्न, पहले प्रारंभ में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ और अभी अंत में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बार बार आपको देखने को मिली, बार बार आपको समझ में आएगा कि नहीं ये चीज़ें बार बार क्यों आ रही हैं। तो ये चीज़ मैं बार बार आपको दोहराऊंगा कि 3 चीज़ें, प्राचीन इतिहास, जैसे मैं अभी आर ओ का विश्लेषण वाली एक क्लास लेकर आऊँगा, एनालिसिस वाली आर ओ का। तो मैं वहाँ पे देखा गया बच्चों कि पिछले तकरीबन 10 सालों के प्रश्न पत्र मैंने उठा के देखे, तो वहाँ पर प्राचीन इतिहास का जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है स्टोन एज, ठीक है बच्चों, जो स्टोन एज स्टार्ट होता है, तो जो आर ओ का मेंस का एग्जाम होता है वहाँ पर प्रश्न आए हुए हैं वो कि बहुत ईजी। एक आध साल 2013 की बात करूँ, वहाँ पर थोड़ा सा पेपर कपट, थोड़ा सा पेपर मतलब थोड़ा सा कथन निष्कर्ष में आया प्रश्न, बाकी प्री में एक भी प्रश्न नहीं आया। लेकिन वहीं पर लोअर डिवीजन एलडीए जो यूडीए होता है, वहाँ पर इसके प्रश्न देखने को काफ़ी मिले, भर भर के प्रश्न मिले देखने को। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको बच्चों कि यूके का एलडीए यूडीए होता है, बट वो हमारे कोई काम का नहीं। क्यों नहीं काम का, क्योंकि बच्चे वो स्पेशलाइजेशन लगा देते हैं कि हमारे यूके के बच्चे इसे भर पाएंगे, हम लोग को कोई मौका नहीं देते। फिर देखें अगर एक बार यूपी वाले बच्चों को मौका दिया जाए तो यूके वालों को पता चले कि क्या कट ऑफ होती है, क्या हम लोग क्या औकात है, अब तो दिखा दें हम लोग को। लेकिन कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम देने आते हैं हम लोग थोड़ा सा उदारवादी हैं, क्योंकि हमारा ही एक प्रकार का बच्चा है, हमसे ही वो अलग होकर बना है, तो कभी उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपना ही देश का अंग है, अपने देश के अंतर्गत आता है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बता रहे हैं कि उनको भी हमें मौका देना चाहिए। खैर छोड़ो। तो आज की क्लास में हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। तो इतिहास, जब हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो सबसे पहले बात आती है नामकरण की। जैसा कि अभी मुद्दा उठा था भारत और इंडिया के बीच में, क्योंकि पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं कई बार बच्चे। तो अभी तकरीबन 36 पार्टियों ने मिलकर एक इंडिया अलायंस, मतलब ऐसे कुछ नाम है, इसका फुल फॉर्म नहीं पता, इंडियन अलायंस नाम से एक, मतलब उन्होंने अपना संगठन बनाया 36 पार्टियों ने मिलकर। और बीजेपी जो एक, मतलब किसी पार्टी के नाम नहीं है, मतलब एक पार्टी है बीजेपी है, उसके अगेंस्ट लोग जो है पार्टी बनाया। तो मतलब एक बात है कि इंडिया, जो इंडिया हम लोग भारत बोलते थे, उन्होंने इंडिया नाम से एक पार्टी बना दी। तो मुद्दा उठा, तो जब भी हम लोग कहीं भारत के बाहर कहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो वहाँ पे एक जो ऐसे करके आपको एक नेम प्लेट मिलती रहती है, उसमें आईएएस अधिकारी लिखा रहेगा, कुछ लिखा रहता है, आपका बताता है कि आप कहाँ से। तो उसमें पहले लिखा रहता था इंडिया, बट अभी जब G20 समिट हुआ कुछ दिन पहले, अब G20 समिट जो दिल्ली में हुआ मंडपम में, तो वहाँ पर देखने को मिला कि G20 में प्राइम मिनिस्टर ने, इसके पीछे विवाद भी हुआ कि भारत और इंडिया में क्या है क्या होगा। तो लास्ट में निकल क्या है कि आप भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत पहले से ही भारत का नाम चला आ रहा है। तो वही बात करेंगे कि भारत का नाम किसकी वजह से पड़ा। तो अब वहाँ पे जो नेम प्लेट रहेगी वहाँ पे लिखा रहेगा भारत, वहाँ पे अब इंडिया की जगह क्या लिखा रहेगा, भारत लिखा रहेगा। तो क्यों लिखा रहेगा उसके बारे में हम एक नई क्लास बना देंगे कि आखिर क्या इशू था। इशू यही था, पॉलिटिकल इशू था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और मामला यही है कि भारत आप लिख सकते हैं, आप ये संविधान में भी इसका उल्लेख किया हुआ है। लेकिन हिस्ट्री में भी इसकी बात करी गई है, क्योंकि कई बार जब भी मंदिर का केस आया तो वहाँ पर भी हिस्ट्री को ही आधार बनाया गया। कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री को आधार इसलिए बनाते हैं क्योंकि हिस्ट्री क्या बनाता है, जो हमारे पास्ट में बीत चुका। जो मैं पिछली क्लास में आपको जियोग्राफी के बारे में पढ़ाया, तो वो मेरे क्या थे, हिस्ट्री। मैं आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, पढ़ाने का तरीका क्या था, वो मैं आज तरीका आज अलग है, वो मेरी हिस्ट्री बन गई। कल को मैं अगर कहीं पर जाऊंगा तो मेरी वो हिस्ट्री कहलाएगी। तो हिस्ट्री मतलब आज अभी पढ़ा रहा हूँ 2 घंटे पहले जो हो चुका वो मेरी हिस्ट्री कहलाएगी, ठीक है ना, बीता हुआ ही इतिहास कहलाता है। तो तो मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि यहाँ पर बात कर रहा था मैं, पॉइंट याद रखना कि महाकाव्य पुराणों या इपिक्स जो पुराण्स होते हैं उनमें भारतवर्ष, ठीक है ना, भारतवर्ष मतलब भरत का देश। पुराणों और महाकाव्य में भारतवर्ष का शब्द आता है, भारतवर्ष शब्द आता है, ना कि भारत शब्द आता है। भारतवर्ष शब्द आता है, मतलब भरत का देश, कंट्री ऑफ भारत। हिंदी देखिए, हिंदी में
भरत लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपको भारत समझ में आएगा। यही समझना है, इंग्लिश हिंदी में यही फ़र्क है कि BHA माने भा होता है, BHA तो कभी लिखा नहीं रहता है ना कि बड़ा, कि हम लोग जब बड़ा की बात करते हैं तो AA लिख देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये लगता है, कहीं कहीं पर ये नहीं लगता है। तो इस बात को दिमाग में रखना है। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश में बता रहा था कि भारत का देश, यहाँ पे कंट्री ऑफ भारत, आपको लगेगा कि भारत का देश लिखा हुआ है। भारत मतलब निवासी, वहाँ के जो निवासियों कहा जाता था भरत की संतान, मतलब भारत की संतान कहा जाता था उस समय, जब पुरानों की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, ये थोड़ा सा, अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने जा रहे थे, लेकिन उस पर थोड़ा सा पिक्चर ब्लर थी, इतनी क्वालिटी नहीं थी, तो हमने उसमें नहीं पढ़ाए। नहीं, हम लोग माई भी बोर्ड करके आता है, वहाँ पे हम पढ़ाने जा रहे थे। तो ये याद रखिएगा कि भारत, महापुराणों में इसका नाम, भारत का नाम भरत, जो भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे उनके नाम पर ही पड़ा था। ग्रीक जो यूनानी थे, उन्होंने इंडिया शब्द का सबसे पहले उन्होंने कहा था, इंडिया कहा था। मुस्लिम इतिहासकार, जो भी मुस्लिम इतिहासकार कहे हुए, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द कहकर पुकारा, क्योंकि हिंदू शब्द क्या है, हिंदुस्तान शब्द उर्दू शब्द है। उन्होंने, मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान कहा, इंडिया को, मतलब भारत को। और यूनानी जो ग्रीक आए, उन्होंने क्या, ग्रीक वर्ड आता ना, ग्रीक वर्ड, उन्होंने इंडिया कहा। तो प्रश्न आता है कि महापुराणों और या काव्य, पुराणों महाकाव्य में भारत का नाम क्या है, तो भरत नाम है। यूनानियों ने क्या कहा था, इंडिया कहा था, और मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान कहा था। आप ये मैप देख रहे होंगे। अब कुछ चीज़ों के माध्यम से हम लोग साबित करेंगे कि वाकई में इसका नाम है, क्या सच्चाई थी, कैसे हम लोग भारत को भरत क्यों कहते हैं। ये धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। सोर्स अगर मैं बोलूं कि भरत शब्द पहले कहा जाता था, तो सोर्स बताना पड़ेगा ना, अपनी बात को रखने के लिए सोर्स चाहिए कोई। अब हमको स्रोत की जरूरत पड़ती है। कहते हैं पानी जो जमीन से निकल रहा है, इसका स्रोत कहाँ पर है, सोर्स कहाँ पर है, तो कहेंगे ना कि 110 फीट जब आप नीचे जाएंगे तो जल का स्रोत खुल जाता है अधिकतर जगहों। तो हम लोग अपना क्या देंगे, एक क्राइटेरिया देंगे अपने, मतलब एविडेंस को देंगे, ठीक, प्रूफ देंगे, जिससे साबित हो पाएगा कि हम इस बात को रखने में सक्षम है और अगला बात मानने के लिए तैयार भी है। तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी ग्रंथ, विदेशियों के जो रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स थे, और आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। क्योंकि आर्कियोलॉजी के बारे में तो एविडेंस हमको मिलना प्रारंभ हो गए थे तकरीबन, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, पाषाण, मतलब स्टोनेज तो था, लेकिन हमको बाद में 1500 के बाद 1800 1900 में हमको इसके बारे में जानना प्रारंभ कर दिए थे। आर्कियोलॉजी की मतलब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने लगे थे, क्योंकि ये तो बहुत पहले की बात है। धार्मिक ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, आपको बताएंगे कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अब ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल में चाणक्य नीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र, इसके बारे में आपको पता चलेगा। विदेशी जो फाहियान या मान लीजिए ह्वेनसांग, सिंह जो आए, इनके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी भारत कैसा था, क्या नहीं था। तो धार्मिक ग्रंथ में सबसे पहले, धार्मिक ग्रंथ की जब बात करेंगे हम लोग, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, फिर विदेशियों द्वारा हो गया, फिर इसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इनके माध्यम से। जब धार्मिक ग्रंथ की बात करेंगे धार्मिक माध्यम से, तो उसमें भी धार्मिक ग्रंथ आते हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ, दो आते हैं। धार्मिक ऐतिहासिक की बात कर लेते पहले। धार्मिक ग्रंथ में वेद हैं, पुराण हैं, ब्राह्मिक स्क्रिप्ट्स हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदांग हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कि वेदों को समझने के लिए वेदांग की जरूरत पड़ी थी, उपनिषद हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं आरण्यक, जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ है जो बताते हैं भारत की स्थिति कैसी थी, भारत का नाम भरत कैसे पड़ा, हिंदुस्तान, ग्रीक, ये क्या है, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखा था, प्रश्न पूछा जाता है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी थी। चचनामा अली अहमद ने लिखा। अष्टाध्यायी पाणिनि, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और गार्गी संहिता को कात्यायन ने लिखा था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था, पतंजलि जो महापुरुष थे उन्होंने लिखा था। तो ये याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा। तो ये प्रश्न कई बार पूछने को मिल जाता है। और यहाँ पे पूछता है कि धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन से वैदिक लिटरेचर आता है। तो वैदिक लिटरेचर में याद रखिएगा बच्चों कि वेद आते हैं, वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं, सारे नहीं आते, ठीक है ना। वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, पुराण आते हैं, वेदांग आते हैं, उपनिषद आते हैं, स्मृति ग्रंथ आते हैं, धार्मिक ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं। बाकी जैन और बौद्ध साहित्य ये वैदिक लिटरेचर में नहीं आते हैं। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है कि वैदिक लिटरेचर में पूछ लेते कि वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन नहीं आता है।
प्रश्न पूछने का तरीका है, एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछ सकता है कि वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन नहीं आते हैं। ठीक है, तो वैदिक साहित्य धार्मिक साहित्य दोनों अलग अलग है। धार्मिक ग्रंथ हैं जैन और बौद्ध, बट वैदिक साहित्य नहीं है। बाकी धर्मसूत्र, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, पुराण सारे क्या हैं, वैदिक साहित्य हैं। छोटे छोटे प्रश्नों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, उन्हीं से हम प्रश्न बनते हैं। ये मिलान में कई बार आता है कि बुक ऑथर का नाम दे देगा और वो मिलान करना रहता है। कई बार आपने प्रश्न देखा होगा, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, चाहे वनडे दिए हो चाहे कोई अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी आपने दिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग वेद की बात करते हैं। वेद, तो बच्चों बताऊं मैं आपको, भारत में सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है सबसे पहले, जिसमें मैं बताऊं ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। सब सर्व प्राचीन, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया है वेद, सबसे ओल्डेस्ट। इसका संकलन करता है कंपिलेटर कौन है जिसने संकलन किया था इसका, एक जगह इसको संकलित करके रखा था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद अभ्यास। तो यहाँ पे वेद अभ्यास शब्द याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि वेद अभ्यास सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जो कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है, और इनके जो संकलन करता है वेद अभ्यास है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद अभ्यास। ठीक है, अब अगर मैं वेद की बात करूँगा, प्रमुख 4 वेद हैं। ठीक है, इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आपको दिमाग पे रखना है। ऐसे मैं इनकी डीपी के माध्यम से, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी जो पिक्चर लगी हुई है, तो डीपी नहीं पिक्चर कहेंगे, पिक्चर के माध्यम से मैं आपको चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सामवेद, ये यजुर्वेद, ये अथर्ववेद। ठीक, इनके बारे में अभी डिटेल में चर्चा हम लोग करने वाले हैं, कैसे क्या है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद में बहुत बार प्रश्न आया, एसएससी में हो चाहे अदर वनडे एग्जाम में रहा हो, कई बार प्रश्न मैंने बताया ना एंशिएंट से आ सकता है प्रश्न, तो ये एसएससी के अलावा आरओ पेट में तो आते ही प्रश्न। ठीक है ना, इसका अर्थ पूछ लेता है कि ऋग्वेद का अर्थ क्या है, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान। जो ऋचाएँ होती हैं, कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचा, यहाँ पर रुचा लिखा हुआ है, ठीक है, उसे ऋचा बोलते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ही क्या कहलाता है, ऋग्वेद कहलाता है, ऋ से ऋचा। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका विभाजन जब करते हैं, अगर विभाजन करें ऋग्वेद का, तो इसमें 10 मंडल हैं, पूछता है कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है ना, तो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, इसमें 250 बार इंद्र के बारे में बताया गया है, इन्हीं ऋचाओं में 200 बार अग्नि के बारे में। तो पूछता है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस भगवान की चर्चा की गई है, तो प्रश्न आ जाता है इंद्र भगवान की 250 बार। पढ़ने वाले जो ऋषि, जो पढ़ने वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, होत्र बोलते हैं। प्रश्न पूछता है कि पढ़ने वाले ऋषि को, पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र बोलते हैं, याद रखिएगा। अलग अलग सबके बारे में बात करूंगा। तो पढ़ने वाले को ऋषि बोलते हैं। 10,028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं, जिनमें 250 बार इंद्र भगवान के बारे में और 200 बार अग्नि देवताओं के बारे में चर्चा की गई है। 10 मंडल हैं और 128 सूक्त हैं। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको दिमाग में चीज़ें रट जानी चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है। और इसके पढ़ने वाले इसको क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। अन्य जानकारी देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है। आर्यों की जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यंस था, इन्हीं से मिलती है, इन्हीं की जानकारी जो मिलती है कि आर्यों का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो ऋग्वेद से मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, जो इसका 10 मंडल है उसमें तीसरा मंडल जो है, ठीक है, वो विश्वामित्र द्वारा रचित है। इस बात को दिमाग में रखना है कि इसका जो तीसरा मंडल है विश्वामित्र द्वारा क्या है बच्चों, रचित है। सूर्य देवता, मतलब तीसरे मंडल में किसके बारे में चर्चा की गई है, गायत्री मंत्र के बारे में। प्रश्न बहुत बार आता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, याद रखिएगा। कि डिस्क्रिप्शन गायत्री में डेडिकेटेड टू सन गॉड सावित्री, सन गॉड सावित्री को समर्पित है। और तीसरे मंडल को किसने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है। इस बात को दिमाग पे रखना है बच्चों कि किसने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, और रचित तीसरा मंडल है गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अब 8वें मंडल, कई बार प्रश्न आता है 8वां मंडल क्या है, तो 8वें मंडल में बता दो बच्चों, ये हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, मतलब हैंड राइट, डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन हैम्स। ठीक है, हैम्स मतलब जो क्या होते हैं, अपने सूक्त होते हैं, हैम्स होते हैं मतलब जो श्लोक होते हैं। ठीक है ना, तो मैंने बताया क्या है, कितनी ऋचाएँ इसकी हैं, ऋचाएँ 10,462 बताई ऋचाएँ। ठीक है ना, कितनी, 10,462 ऋचाएँ बताई हैं। हर बार मैं बताऊंगा क्योंकि प्रश्न है भूल जाता है। 10 तो याद रहेगा, 462 याद करो, 10,462 ऋचाएँ हैं, 10 है। ठीक, तो ये दिमाग में आपको रखना है।
जो 8वां मंडल है उसे खिल बोलते हैं, क्योंकि हाथों से लिखित हस्तलिखित है, ठीक है ना, हाथों से लिखा गया हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन इसमें मतलब जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है, ऋचाओं का। तो 8वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? ऋचाओं का। सबसे प्रश्न पूछता है कि 8वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? ऋचाओं का वर्णन किया गया है। 9वें मंडल में किसका वर्णन किया है? सोम देवता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया बच्चे? सोम देवता का वर्णन किया गया है। और 10वां मंडल चतुर, ठीक है, 4 वर्ण सोसाइटी, ठीक, चतुस्वर्ण समाज, चतुस्व वर्ण समाज की चर्चा की गई है। 4 वर्ण सोसाइटी मतलब सोसाइटी 4 वर्गों में सोसाइटी को बांटा गया है, उसके बारे में चर्चा की गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब 4 वर्णों में जो सोसाइटी को बांटा गया है उसके बारे में चर्चा की गई है कि 4 वर्णों में कौन कौन से आते हैं। तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। मैं आपको एक मिनट बच्चों, ये तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा था कि इसमें जो है ऋचाओं के बारे में आपसे बात कर रहा था कि 8वां मंडल, जो 8वां मंडल है बच्चे, 8वें मंडल में बताया गया है हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में बताया गया, जैसे खिल कहते हैं, ठीक। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित। 10वां मंडल चतुस्वर्ण, जो 4 वर्ण हैं समाज में, 4 वर्णों के बारे में बताया जाता है। जैसे 4 वर्णों में कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों के बारे में चर्चा है, क्योंकि प्रश्न ये क्या है पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं इसमें जो है ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। अब मैं आगे बताऊंगा आपको बच्चों कि जो 4 वर्णों के बारे में बताया गया समाज में, उन्हीं में क्या आता है, उन्हें क्या कहते हैं, इनके कर्तव्यों का वर्णन कहाँ मिलता है? कि जो 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका वर्णन मिलता है धर्म सूत्र में मिलता है। इनका चर्चा कहाँ मिलता है? धर्म सूत्र, जहाँ पे इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया, जहाँ पर इनके किसका वर्णन किया गया बच्चों? जहाँ पर इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया। किनके कर्तव्यों का? 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया। तो यहाँ पे चीज़ें मैं इसलिए आपको बताने का बार-बार प्रयास करता हूँ क्योंकि प्रश्न यहाँ से कई बार बने हैं और मैंने इन चीज़ों को बताया था बच्चों को, लेकिन बच्चे उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिए, इससे उनके प्रश्न में गलती हुई और वहाँ पे उनके जो है नंबर कम है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अगर प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में बात करेंगे, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए, तो वैदिक साहित्य के बाद, ठीक बच्चे, वैदिक साहित्य के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका नाम आता है? शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। किसके बाद नाम आता है बच्चे? शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। तो ये दिमाग में आपको रखना बच्चों कि शतपथ ब्राह्मण का नाम वहाँ पे आता है, ठीक। तो याद रखिएगा 4 वर्णों का वर्णन कहाँ पे? धर्मसूत्र में, जहाँ पे इनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। वर्णों के जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका कर्तव्यों के बारे में कहाँ बताया गया है? धर्मसूत्र में बताया गया है। और कहाँ पर इनका वर्णन? 10वें मंडल में। 9वें मंडल में सोम देवता। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन, जिसे खिल कहते हैं। ऐसे करके आपको चीज़ें याद रखनी है। अब मैं बात करूँगा सोमवेद की बात करूँगा। सोमवेद को शब्द से है सोम, सम, सा से याद रखें, सारे गामा आता नहीं, सा से सारे गामा पादा, तो गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन, मतलब इसमें संगीत है। संगीत की बात कर लेते हैं, संगीत के बारे में बताया गया सामवेद, ठीक है। भारतीय संगीत के इसलिए जनक कहा जाता है। पठन करता, जो पाठन करता है उसे क्या बोलते हैं? उद्दात्री बोलते हैं, ठीक है ना। उद्गार्थी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उद्दात्र बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके, ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजियम, और इसके पठन करता क्या बोलते हैं? उद्दात्र बोलते हैं। इतना याद रखें, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता, जहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब यजुर्वेद की बात करूँगा। यजुर्वेद में वैदिक कर्म कांडों का संकलन है। वैदिक कर्म कांड मतलब जो होते हैं, जो भी यज्ञ कराए जाते हैं उनका वर्णन है, ठीक है ना। इसमें जो पठन करता है इसका है अधर्यु है। यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि इसके पठनकर्ता को रीडर क्या कहते हैं? अधर्यु बोलते हैं। इसकी विशेषता यह है कि गद्य पद दोनों में मिलता है। ये यजुर्वेद जो है आपको गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में आपको ये प्रोवाइड हो जाता है, दोनों भाषाओं में ये मिलता है। तो पूछता है कि कौन सा वेद है जो दोनों में मिलता है, गद्य और पद्य, मतलब प्रोज और पोएट्री दोनों मिलता है, तो वो है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ के बारे में, यज्ञ याद रखिए, वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन है। अथर्ववेद की बात करूंगा मैं, सबसे आखिरी रचित वेद है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका सीक्वेंस आपको बहुत जरूरी है। सबसे लास्ट में यजुर्वेद में, सबसे लास्ट में अथर्ववेद आता है, सबसे लास्ट में, और सबसे पहले क्या आता है? ऋग्वेद आता है, याद रखिए। तो ऋग्वेद, इस बात को दिमाग में आपको बच्चों रखना पड़ेगा कि ऋग्वेद पहले आता है, इसके बाद यजुर्वेद आता है, ठीक है। इसके बाद क्या, सॉरी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद,
तो यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम ऋग्वेद, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा मैं पेन बदलूंगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, याद रखें। इसके रचनाकार को क्या बोलते हैं? अथर्व ऋषि रचनाकार हैं, ठीक है। अथर्ववेद जानकारी, रोग निवारण यंत्र, जादू टोना, विवाह। तो पूछता है किस वेद में जादू टोना के बारे में, रोग निवारण तंत्र मंत्र के बारे में चर्चा है, वो अथर्ववेद है, ठीक है। सबसे अंतिम वेद है, सबसे आखिरी वेद है, रचयिता को अथर्व ऋषि है, ठीक है। सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास, अंधविश्वास, जो अंधविश्वास के बारे में चर्चा कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। सभा और समिति, प्रजापति की जो समितियां हैं, प्रजापति की जो दो पूछता कई बार प्रश्न कि प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम बताइए, तो वो सभा और समिति हैं, ठीक है। जो सभा और समिति हैं उनका वर्णन कहाँ मिलता है? वो अथर्ववेद में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ पे, इसको दिमाग में आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कन्याओं के जन्म की यहाँ पर निंदा की गई है, ठीक है ना। कन्याओं का जो गर्ल्स मतलब पूरी तरह से यहाँ पे लड़कियों का शोषण, मतलब वहाँ पे लड़कियों के जन्म को सही नहीं माना गया, कन्याओं के जन्म को गलत माना गया है, निंदा। तो यहाँ पे प्रश्न यहाँ बन जाता है क्यों माना गया है, तो वो क्यों शब्द हमको नहीं जाना है, बस याद रखना है कि सभा समिति के बारे में कहाँ चर्चा की गई है? अथर्ववेद में। प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन है? सभा और समिति हैं, जिनका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। कन्याओं के जन्म की निंदा कहाँ की गई है? अथर्ववेद में की गई है। मैं इनमें इतना इसलिए बताऊं क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछता है यहाँ पे, और ज़्यादा प्रश्न शायद तरीके से नहीं पूछता है। बाकी प्रश्न बनने को बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन वही प्रश्न आपको पढ़ना जो कि एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। आपको वो नहीं पढ़ना है जो एग्जाम में जिनके बारे में चर्चाएं नहीं की गई हैं, वो प्रश्न पढ़ना है जिनके एग्जाम के बारे में चर्चाएं हमेशा होते हैं, अक्सर प्रश्न आते रहे। कभी कदार अगर मान लीजिए आपने 4 प्रश्न पढ़े, 4 नहीं आए, 3 आ गए, तो आप आगे हैं। एक प्रश्न आप कह दे कि इसको भी हमको पढ़ना चाहिए तो आ जाता, तो आपके आगे वाले प्रश्न, आगे वाले चैप्टर वो रह जाते, वहाँ से आपको जहाँ से आपको जो है, अब जैसे मान लीजिए मैंने वेद पढ़ाया आपको, वेद आपने पढ़ा, वेद पढ़ने के बाद आपको लगा कि हम सर ने तो 12 प्रश्न कराए, ठीक है। कुछ एक आध प्रश्न अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद से ऐसे आ गए जो मैंने नहीं, मान लीजिए यहाँ पे कवर अप नहीं हुए, लेकिन आप वहीं पे बोले कि नहीं सर ने तो नहीं पढ़ाया, लेकिन आना चाहिए था। आप यहाँ पे एक टाइम एक प्रश्न देंगे, अगले वाले चैप्टर को अगर रिवाइज करे होंगे, अगर पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आप 4 प्रश्न करके निकल जाएंगे। तो अगर आप 12 में 11 करते हैं, एक लड़का 12 में 12 करता है, बट पॉइंट ये क्या है कि पॉलिटी में आपने 4 कर लिया, उसने पॉलिटी में 1 ही किया, तो आपने 15 कर लिए और उस लड़के ने 13 कर लिए। तो कौन आगे है, कौन जीतेगा, कौन आगे निकलेगा, कौन किसका सिलेक्शन होगा? ये सिलेक्शन इसका नहीं हो पाएगा, बनने का सिलेक्शन आपका होगा। तो वहाँ पे टाइम दो जहाँ से प्रश्न आए बट कम आ रहे हैं, और ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा चर्चा करें जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं। अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो हाईलाइटेड प्रश्न भी आप गलत करके आते हैं। तो वो दिमाग में आपको बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है बात को, और दिमाग में रखना है। क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादा उतना हमको आज पढ़ना है जितनी आज डिमांड है। हमें इस पर अपना वो नहीं करना है कि हमको इसमें जो है पीएचडी करके बैठना है। अभी हाल ही में जो यूपीएससी के प्रश्न, अभी जो यूपीएससी के एग्ज़ाम मेंस हुआ, वहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न आए, बहुत ही ऐसे प्रश्न थे, बड़ा इजी प्रश्न थे। कुछ बच्चों को लगा कि यार यूपीएससी ये पीसीएस का पैटर्न अपना दिया है तो क्या होगा। तो मतलब आपके बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप प्रश्न का ऊंचा खाली ऊपर नीचे कर देता है, कम थोड़ा सा हार्ड बनाया है, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड बनाया है, तो प्री ज़्यादा हार्ड था, बच्चे रोए, लेकिन इसमें नहीं हुआ। तो ऐसा आपको हर सिचुएशन में कैसा हो, इसीलिए आप चाहता है कि हर सिचुएशन में आप कैसे रहते हैं, अपने आप को ढाल पाते हैं कि नहीं पाते हैं। पेपर हार्ड हो गया तो आप नर्वस तो नहीं हो जाते, आप करिए तो भाई। आपको जहाँ 10 में 4 नंबर मिलने थे उस आंसर राइटिंग के, तो आपको 10 में 2 नंबर मिलेंगे तो ठीक है। जहाँ 0 से 2 नंबर बेटर है, 2 और 0 में कौन बेटर है? 2 बेटर है ना बच्चों, याद रखिएगा। वेदों को समझने हेतु वेद लिख लिए, अब वेदों को समझना है तो उनके लिए वेदांग की रचना की गई थी, जिन्हें बोलते हैं सूत्र साहित्य। इनके शब्द में छुपा हुआ है सूत्र साहित्य, सूत्र लिटरेचर, सूत्र। अगर सवाल करना है तो सूत्र आना जरूरी होता है, वैसे वेद पढ़ना है तो सूत्र साहित्य को समझना जरूरी होता है। सूत्र साहित्य अगर समझ गए तो वेद आप पढ़ जाएंगे। तो वेदांग, तो इनकी संख्या 6 है। इनकी संख्या कितनी है? 6। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष, 6 हैं। वेदांग कितने? 6 हैं। क्यों आए? वेदों को समझने के लिए। इनको अन्य क्या नाम से जानते हैं? सूत्र साहित्य। क्यों? सूत्र की तरीके हैं। तो व्याकरण में उच्चारण के बारे में बताया गया है, कल्प में
रस्म और समारोह सेरेमनी के बारे में बताया गया। व्याकरण, ठीक, सॉरी यहाँ पे शिक्षा के में उच्चारण के बारे में बताया कैसे उच्चारण करना है। व्याकरण में व्याकरण जैसे व्याकरण ग्रामर के बारे में बताया गया है। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति कैसी उसके बारे में बताया गया। छंद और ज्योतिष, ये क्या है, 6 वेदांग है, पूछ जाता है। शिक्षा जो वेदांग है उसमें किसकी चर्चा की गई, उच्चारण की चर्चा की गई है। कल्प में रस्म और समारोह सेरेमनी की चर्चा की गई। व्याकरण में व्याकरण की चर्चा है। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति की चर्चा है। और छंद छंद है, ज्योतिष ज्योतिष है। शब्द यहाँ पे समझना है कि निरुक्त की जब बात आएगी तो निरुक्त में क्या है, शब्दों की उत्पत्ति है। कल्प में रस्म और समारोह है। और शिक्षा में उच्चारण है। बाकी सब वही, व्याकरण में व्याकरण है, छंद ज्योतिष वही है। तो जो चीज़ नहीं लगती उसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, इसलिए कि वो चीज़ आप दिमाग में रखें और उसको आप करें, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा, कल्प, रस्म, समारोह, निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति, बाकी वेदांग वही रहेंगे। आगे बात करूँगा पुराण के बारे में। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ क्लास को आज, एक मिनट बच्चों, हाँ यहाँ से आज क्लास हम लोग थोड़ा सा पॉज करेंगे। अगली क्लास में हम लाएंगे 30 मिनट हमारे ओवरऑल हो गए। मेरा है हम लोग आधा घंटा रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमको जो है कोई दिक्कत न जाए। हम सारे जो टॉपिक है उनको कवर करें और हम उसको अपने ऊपर बोझ ना लें। मज़ा करते हुए, थोड़ा सा हंसते खेलते हुए इनको पढ़ते चलें, ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं, जो भारतीय ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका जो क्रमबद्ध अध्ययन कहाँ पे मिलता है हमको, ऐतिहासिक कथाओं का अध्ययन पुराने में मिलता है। इनके रचयिता लोमवर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं, ठीक है ना। लोमवर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। अधिकांश पुराण संस्कृत में है, ठीक है। अधिकांश पुराण किस में है, संस्कृत श्लोक में रचित हैं। संस्कृत श्लोक जो होते हैं उनमें रचित हैं। पुराणों का पाठ कौन करता है, पुजारी करता है। पाठक, रीडर यहाँ पुजारी कहलाएगा। स्त्री शूद्र इनके पाठन की अनुमति नहीं होती है, ठीक। स्त्री और शूद्र मतलब दो को, यहाँ पे फिर से यही पॉइंट आया यहाँ पे कि स्त्री और शूद्र, ठीक। स्त्री और शूद्र जो नीचे तबके का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो यहाँ पर शूद्र को और स्त्री को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। हालांकि वे सुन सकती थी, पुराणों को सुन सकती थी, तो वहाँ पे ऐसी मनोभावनाएं थी। तो वो वैदिक काल की बात है। तो आप दिमाग में रखिएगा कि स्त्री और शूद्र क्या कर सकते, पुराण को पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्हें सुन सकते थे। पाठन को क्या बोलते थे, पुजारी बोलते थे। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ इनकी पुराण कितने थे, 18 पुराण थे, पूछता 18 पुराण, तो याद रखिए 18 पुराण के रीडर को कहते हैं पुजारी। संस्कृत में श्लोक है, अधिकांश पुराण क्या है, संस्कृत में है। और यहाँ पे किसकी चर्चा की गई है, लोमवर्ष और उग्रश्रवा इसका रचयिता है। और इसके पाठन रीडर कौन है, पुजारी हैं। इसमें स्त्री और शूद्र को क्या है, पढ़ने की अनुमति नहीं, सुनने की अनुमति है। प्रमुख पुराण मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन, ठीक है, जिसमें आंध्र के सातवाहन वंश की चर्चा की गई है। राजाओं की वंशावली के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। सातवाहन, आंध्र प्रदेश में जो सातवाहन का साम्राज्य था उसके बारे में चर्चा की। आंध्र और सातवाहन साम्राज्य की चर्चा की गई है। विष्णु पुराण में मौर्य साम्राज्य की चर्चा की गई। प्रश्न आता है यहाँ से, विष्णु पुराण में किसकी चर्चा की गई है, विष्णु पुराण में मौर्य साम्राज्य। वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा की गई है। ये क्या है, एक सीक्वेंस है, राजाओं की वंशावली है। ब्राह्मण पुराण में पुरुष वंश महापुराण की चर्चा की गई है, ब्राह्मण पुराण। और भागवत पुराण में श्री कृष्ण की चर्चा की। भागवत शब्द, भागवत सुने जाते हैं, श्री कृष्ण की चर्चा होती कि नहीं होती है, श्री कृष्ण भक्ति की। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की, वायु पुराण में गुप्त वंश की, ठीक है ना। तो ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी कि विष्णु पुराण मौर्य वंश है, वायु पुराण गुप्त वंश है, ब्राह्मण पुराण पुरुष वंश महापुराण है, और भागवत पुराण श्री कृष्ण की भक्ति का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख पुराण हैं जिनके प्रश्न पूछता है कि विष्णु पुराण में किसकी चर्चा की गई है, तो मौर्य वंश की। और वायु पुराण में किसकी चर्चा की गई है, तो गुप्त वंश की। ब्राह्मण पुराण में पुरुष वंश की चर्चा और भागवत पुराण में श्री कृष्ण की चर्चा की गई है। और मत्स्य पुराण में सबसे प्राचीन है और इसमें आंध्र और सातवाहन की चर्चा की गई है मत्स्य पुराण में, 18 पुराण, ठीक है। और ब्राह्मण के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कल।